विजयनगर का राज दरबार हमेशा से ही अनोखे और विचित्र मामलों का गवाह रहा था। राजा कृष्णदेव राय के शासन में हर दिन कोई ना कोई नया किस्सा सामने आता था, लेकिन इस बार जो पत्र दरबार में पहुंचा उसने सभी को हैरान कर दिया। यह पत्र एक दूरस्थ गांव के सरपंच ने भेजा था, जिसमें लिखा था, महाराज, हमारे गांव में केवल बुद्धिमान लोग रहते हैं, यहां कोई मूर्ख नहीं। पूरे विजयनगर साम्राज्य में हमारे गांव जैसी अक्लमंदी कहीं नहीं मिलेगी। पत्र पढ़ते ही राजा कृष्णदेव राय की भवें तन गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और पत्र तेनालीराम को थमाते हुए बोले, तेनाली, यह क्या माजरा है? क्या सचमुच कोई गांव ऐसा हो सकता है जहां एक भी मूर्ख न हो, या फिर यह सरपंच का घमंड बोल रहा है? तेनालीराम ने पत्र पढ़ा और अपनी चिरपरिचित चतुर मुस्कान के साथ बोले, महाराज, अक्ल की खान हो या अहंकार का पहाड़, यह तो जांच करने पर ही पता चलेगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं उस गांव में जाकर देख आऊं कि वहां की बुद्धिमानी कैसी है। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है तेनाली, जाओ और इस गांव को बुद्धिमानी का राज खोलो। अगर वहां सचमुच इतने समझदार लोग हैं तो हम उन्हें दरबार में सम्मान देंगे, लेकिन अगर ये उनका दंभ है तो तुम्हें उसका जवाब देना आता है। तेनालीराम ने सिर झुकाया और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू कर दी। तेनालीराम ने इस बार साधु का भेष धारण करने का फैसला किया। उन्होंने माथे पर चंदन का टीका लगाया, गेरुआ वस्त्र पहना, हाथ में कमंडल लिया और नकली लंबी दाढ़ी लगाकर सिद्ध बाबा बन गए। साथ में उन्होंने 2 सेवकों को लिया, जिन्हें उन्होंने जानबूझकर पागल जैसी हरकतें करने का आदेश दिया। एक सेवक बार बार उल्टा चलता और दूसरा बिना वजह हंसता रहता। तेनालीराम का इरादा था कि गांव वालों को उनकी चतुराई से परखा जाए। गांव में पहुंचते ही तेनालीराम ने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाला। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, आओ आओ, सिद्ध बाबा का मूर्खों का मेला शुरू होने जा रहा है। जो खुद को मूर्ख मानता हो वो इस मेले में शामिल हो। बुद्धिमान लोग यहां ना आए, क्योंकि ये मेला केवल मूर्खों के लिए है। गांव वालों ने यह सुनते ही ठहाके लगाए। एक युवक बोला, बाबा, आप गलत गांव में आ गए। हमारे गांव में एक भी मूर्ख नहीं, हम सब बुद्धिमान हैं। सरपंच भी वहां पहुंच गया। उसने तेनाली को देखकर व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बाबा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे गांव में मूर्ख ढूंढना सूरज को रात में ढूंढने जैसा है। कहीं और चले जाइए। तेनालीराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है सरपंच जी, अगर मुझे मूर्ख न मिले तो मैं खुद को पहला मूर्ख घोषित करूंगा और यहां मूर्खों की मूर्ति बनाकर मेला शुरू करूंगा। लेकिन अगर मूर्ख मिल गए तो मेला और रंगीन होगा। गांव वालों को यह बात मजेदार लगी। वे मजे लेने के लिए मेले के इर्द गिर्द जमा होने लगे। अगले दिन तेनालीराम ने अपने सेवकों से एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई। मूर्ति का सिर उल्टा था, उस पर एक टूटा फूटा घड़ा रखा था, आंखें बड़ी बड़ी थी, एक हाथ में किताब थी और दूसरे में झाड़ू। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्ख नंबर 1, सिद्ध बाबा। लोगों ने मूर्ति देखकर हंसना शुरू कर दिया। सरपंच ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, आपने तो अपनी ही मूर्ति बना दी। अब मेला कैसे चलेगा? तेनालीराम ने शांत भाव से जवाब दिया, चिंता न करें सरपंच जी, मैं हर दिन एक नया मूर्ख ढूंढकर उसकी मूर्ति बनाऊंगा। देखते हैं तात के गांव में कितने बुद्धिमान लोग हैं। गांव वालों को यह खेल मजेदार लगा और वे रोज देखने आने लगे कि अब कौन मूर्ख बनता है। पहले दिन तेनालीराम ने गांव में भटकते हुए एक बूढ़े आदमी को देखा। वह दिन भर अपने बेटे के लिए पानी भरता, लकड़ियां लाता, खेतों में काम करता, लेकिन खुद भूखा रहता। उसका बेटा सारा दिन शराब पीकर सोता रहता था। तेनालीराम ने बूढ़े से पूछा, बाबा, तुम इतना काम करते हो और तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता, फिर भी तुम उसे इतना प्यार क्यों करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वह मेरा बेटा है, एक दिन सुधर जाएगा, मैं उसकी भलाई के लिए सब करता हूं। तेनालीराम ने अगली सुबह एक नई मूर्ति बनवाई। इस बार मूर्ति में एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कंधे पर पानी का घड़ा था और चेहरे पर उदासी। नीचे लिखा था, मूर्ख नंबर 2, उम्मीद पर जिंदा। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग सहमत थे कि बूढ़ा मूर्ख ही है जो अपने बिगड़े बेटे के लिए इतना करता है। कुछ ने कहा, यह तो प्यार है, मूर्खता नहीं।
लेकिन तेनालीराम की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरे दिन तेनालीराम ने एक किसान को देखा जो रोज अपने पड़ोसी की भैंस को चारा खिलाता था। तेनाली ने उससे पूछा, भाई तुम अपनी भैंस को चारा क्यों नहीं खिलाते? किसान ने जवाब दिया, मेरी तो भैंस है ही नहीं, लेकिन अगर मैं पड़ोसी की भैंस को चारा दूंगा तो शायद वह मुझे दूध दे दे। तेनालीराम ने अगले दिन उसकी मूर्ति बनाई, एक आदमी जिसके हाथ में चारा था और सामने एक भैंस थी। नीचे लिखा था, मूर्ख नंबर 3, बिना लाभ की सेवा। अब गांव में हंसी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की शिकायतें लेकर तेनाली के पास आने लगे। मेले में भीड़ बढ़ने लगी। तीसरे दिन मेला और रंगीन हो गया। एक आदमी ने शिकायत की, बाबा मेरी पत्नी तांत्रिक के कहने पर मुझे रोज नीम के पेड़ से उल्टा लटकाती है, कहती है इससे मेरा पुरुषत्व बढ़ेगा। यह सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसा, लेकिन तेनालीराम ने उसकी हंसी को नजरअंदाज कर दिया। उसी शाम उन्होंने सरपंच की मूर्ति बनाई, एक आदमी जिसके सिर पर तांत्रिक टोपी थी और हाथ में जादुई छड़ी। नीचे लिखा था, मूर्ख नंबर 4, अंधविश्वास का राजा। सरपंच आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, बाबा तुमने पूरे गांव का मजाक बना दिया, मैं राजा के पास शिकायत करूंगा। अगले दिन सरपंच ने तेनाली को धमकी दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मूर्ति बनाने की, मैं राजा को बताऊंगा। तेनालीराम ने शांत भाव से अपनी नकली दाढ़ी उतारी और बोले, शिकायत करने की जरूरत नहीं सरपंच जी, मैं तेनालीराम हूं और राजा ने मुझे भेजा है ये जांचने के लिए कि आपके गांव में बुद्धिमानी है या अहंकार। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने आगे कहा, जिस गांव में हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान समझे वहां मूर्खता की कमी नहीं होती। असली बुद्धिमानी विनम्रता में है, न कि घमंड में। तुमने अपने पत्र में दावा किया था कि यहां कोई मूर्ख नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया कि मूर्खता हर जगह छिपी होती है। विजयनगर लौटकर तेनालीराम ने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा कृष्णदेव राय ने ठहाके लगाए और बोले, तेनाली तुमने मूर्खों की मूर्तियों से उनके अहंकार का पर्दाफाश कर दिया। गांव वालों को भी अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने तेनालीराम से माफी मांगी और विनम्रता अपनाने का वादा किया। तेनालीराम ने मूर्खों का मेला समेटा और जाते जाते बोले, अब इस गांव में मूर्ख नहीं बचे, असली बुद्धिमानी आ गई है।